चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम पढ़ रहे थे जनाब कंपटीशन एक्ट और उसमें हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन अंडर द कंपटीशन एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजों से हमें मना करता है। तो कंपटीशन एक्ट में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि देखो मार्केट के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिस है कंज्यूमर के लिए, देखो मार्केट जो किसी कोई भी मुल्क होता है ना, उसकी हुकूमत जो होती है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो लिहाजा यहाँ पे जो मार्केट्स वगैरह होती है सारी गवर्नमेंट की बनाई होती है, उसकी अप्रूव्ड होती है। तो बहरहाल वहां पे जनरल पब्लिक का जो फायदा है वो सबसे पहले देखा जाता है। तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा जनरल पब्लिक का फायदा जिस चीज में होता है उस चीज को वो किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर हमने कहा कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मोनोपोली क्रिएट कर लो या तो आप कंपटीशन करो। तो हमने इस चीज के ऊपर नतीजा खत किया था, या हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे थे कि किसी भी मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो कंज्यूमर के हक में होता है, कंज्यूमर के फायदे में होता है। तो लिहाजा कंपटीशन एक्ट बनाया गया कि कहीं पे कोई भी सप्लायर या कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी ऐसा बंदा जो मार्केट के अंदर एज अ सेलर काम कर रहा है, वो कहीं पे अपनी पोजीशन को डोमिनेट करते हुए इस कंपटीशन को खराब करने की कोशिश ना करे। तो लिहाजा बेसिकली कंपटीशन एक्ट क्या है? कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए मार्केट के अंदर, ताकि प्राइसेस, क्वांटिटी, वैल्यू, सप्लाई, डिमांड सब कुछ एक बैलेंस में रहे, ताकि जो कंज्यूमर है, जो जनरल पब्लिक है, वो उसका फायदा उठा सके। तो फिर हमने कल कुछ चीजें देखी कि भैया जी कौन कौन सी चीजें कंपटीशन एक्ट के अंदर मना है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि अगर कोई सप्लायर या डीलर जो है वो किसी मार्केट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है, मतलब उसकी अच्छी खासी वहां पे एक कस्टमर बेस है, या उसकी अच्छी खासी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वहां पे, या किसी भी तरीके से उसकी एक पोजीशन डोमिनेंट है उस मार्केट के अंदर, तो अपनी कभी उस पोजीशन को यूज करते हुए कोई ऐसे काम ना करे जो कंपटीशन को अफेक्ट करे नेगेटिवली। आवाज ठीक है बच्चे मेरी सिजाद? जी सर, ठीक है। ओके, कंपटीशन को अफेक्ट ना करे नेगेटिवली। तो लिहाजा ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की एग्जांपल्स में हम पढ़ रहे थे कि क्या कुछ आता है। तो हमने कहा था कि भाई पहला एग्जांपल ये है कि जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है उसको काट देना। तो जाहिर सी बात है कि जब सप्लाई कम होती है किसी चीज की, तो भैया उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ती है। जिस तरह आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले बाइकआउट का ऐलान हुआ था जी, पेट्रोल एसोसिएशन जो है वो बाइकआउट कर रही है। तो यकीन करें, मैं उस वक्त यही ऑफिस से निकला तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल बैक, मतलब ये जो मेरी दीवार है इससे तकरीबन कोई 10 फुट हो जाएगा पेट्रोल पंप पे पीछे। उस पेट्रोल पंप पे वो लंबी लाइन लगी, हालांकि मुझे पता नहीं हो, मैंने वो लाइनें देखी तो मैं समझ गया या तो भाई सुबह पेट्रोल महंगा होने वाला है या तो ये है कोई और पंगा है। तो मैं गया रूम में, तो वहां पे नबीन रूममेट है मेरा, मैंने उससे पूछा आप उधर की बने हैं? कहना क्यों है भाई? मैं गया यार इस तरह लेना सिंह, कहना वो बाइकआउट का ऐलान है। तो भाई ये अजीब ही बकवास है कि एक शख्स जिसको ये पता चलता है कि वहां पे पेट्रोल महंगा कराने के लिए पेट्रोल एसोसिएशन हड़ताल कर रही है, मतलब हमें 100% पता है कि ये हड़ताल होगी तो पेट्रोल महंगा होगा, हम उस हड़ताल को बढ़ावा दे रहे। यार अगर तुम एक दिन पेट्रोल नहीं डलवाओगे, एक दिन जनरल बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लोगे, एक दिन तुम पैदल ऑफिस चले जाओगे, तुम्हें कौन सी मौत आ जानी है? तो फिर क्या हुआ? पेट्रोल ब्लैक हुआ। 120 रुपए 150 रुपए लीटर वाला 200 रुपए लीटर, 250 रुपए लीटर बिका। और सुबह मजे की बात यह थी कि हड़ताल ही नहीं थी, सारे पेट्रोल पंप वैसे के वैसे खुले थे। मैं सुबह निकला, मैंने अपना डलवाया और आ गया। तो ये क्या हुआ बेसिकली कि उन्होंने, डीलर एसोसिएशन ने क्या किया कि अपना जो एक किस्म का अथॉरिटी थी उसको मेंटेन करने के लिए या प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की, सप्लाई कट करने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद हमने प्राइस डोमिनेशन बाय चार्जिंग, डिफरेंट है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करो, कुछ कस्टमर से कुछ प्राइस कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लिहाजा आप ये काम ना करें काइंडली। तो जो जिसकी है तकरीबन सब लोगों को एक ही प्राइस के ऊपर चीज जो है वो आप अवेलेबल कराएं, ये हमने पढ़ा था प्राइस डोमिनेशन के अंदर। फिर हमने टाइल्स की बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंडीशनल आप सेल परचेज कर रहे हो, लोगों को किसी किस्म की कंडीशन के साथ वो दे रहे हो चीजें, तो ये भी एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आता है। इसी तरह हमने जनाब इसमें देखा, आगे आज हम पढ़ते हैं कि अगली इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल थी मेकिंग कंक्लूजन और इसमें अब्यूजमेंट ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। वो कहते हैं मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, कि दूसरी पार्टीज के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करना
जिनके अंदर सप्लीमेंट्री मतलब साइड वेज रिस्ट्रिक्शन और जिसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ लेना देना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक शख्स के साथ डील कर रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें ये गंदम की बोरी 1000 रुपए की बेचूंगा। वो कहते हैं जी ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं साथ में एक और कंडीशन लगाता हूँ कि ये बोरी जो तो है ना, ये तुम फलाने बंदे को सेल भी करो। भाई तुम्हारा काम सेल से है, तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ 1000 रुपया, तो गंदम की बोरी तो तुम साथ मजीद कंडीशन क्यों लगा रहे हो? लेकिन अगर आप डोमिनेट पोजीशन में है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो आपकी ये बात मानेगा कि भाई देखो मैं आपको 1000 रुपए के हिसाब से चीनी की बोरी दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मार्केट में इस प्राइस से कम पे भेजा तो फिर बात गलत है। तुम इस प्राइस से कम नहीं बेचोगे, इसके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, तो भाई उसका इसके साथ क्या लेना देना। तो लिहाजा ये भी अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन के अंदर आता है। उसके बाद अप्लाइंग विद सिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन और अदर पार्टीज प्लेसिंग देम एट अ कंपैटिटिव डिसएडवांटेज, कि भाई आपने क्या करना कि जो आपके साथ दूसरे सेलर हैं या दूसरे जो आपके मार्केट में कंपेटिटर्स बैठे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाना, उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेजेस में चले जाए। उनसे मिसाल के तौर पर क्या होता है कि जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी एक मार्केट के अंदर बंदा होता है, वो चीजों को डोमिनेट करते करते फिर उनको खरीदना। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे 10 शॉप्स हैं, एक कस्टमर जो है, एक बंदा जो है वो वहां पे बहुत डोमिनेट कर रहा है, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आप सारे 115 रुपए का बर्गर बेच रहे हो, 10 पार्टी है वहां पे, वो क्या करता है कि भाई 90 रुपए का बर्गर लगा देता है। अब जाहिर सी बात है कि आप एक बर्गर जिसकी कॉस्ट ही आपको 100 रुपए पड़ रही है, आप 115 रुपए का बेच रहे हो, वो आप 90 का नहीं बेच सकते, लेकिन वो इसे 90 का कर देता है। क्यों? वो एक तगड़ी पार्टी है, वो एक साल अफोर्ड कर सकता है नुकसान ये वाला, या हो सकता है उसकी कस्टमर बेस इतनी है कि उसको लॉस ही ना हो, वो ब्रेक इवन पे बेच रहा हो। इससे क्या होता है फिर कि भाई दूसरे जो सप्लायर होंगे वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो उनको खरीद ले, उनको उनकी क्या कहते हैं वो मार्केट खरीद ले, उनके कस्टमर अपने पास इकट्ठे कर ले, तो इससे क्या होगा कि दूसरी पार्टी जो है वो डिसएडवांटेज में चली जाएगी। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। इस तरह प्रीडेटरी प्राइसिंग ड्राइविंग कंपटीशन कंपेटिटर आउट ऑफ द मार्केट प्रिवेंट न्यू एंट्री एंड मोनोपोलाइज द मार्केट, तो यही वही चीज है। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब एक ऐसी प्राइस फिक्स करना, ये एक ऐसी प्राइस पे चीजें बेचना जो जिसकी वजह से कोई और बंदा मार्केट में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, आप एक इलाके के अंदर बर्गर बेच रहे हो और आपको वो जनाब जी 75 रुपीज का पड़ता है, आप उसे 80 रुपए का बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई और कॉस्ट नहीं है, मतलब आपकी अपनी शॉप है, आप इलेक्ट्रिसिटी का अपना छोटा मोटा सा खर्चा होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना खास नहीं है, आप सिर्फ डिलीवरी कर रहे हो ये वो, लेकिन आपका बड़ा अच्छा कस्टमर। अब कोई नया शख्स अगर मार्केट में आता है तो वो ये बर्गर 80 रुपए पे नहीं बेच सकता। क्यों? उसे शॉप लेनी पड़ेगी, उसके किराए देने पड़ेंगे, बिजली वगैरह के खर्चे, उसे सारा सेटअप डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने ये प्राइस रख के, इंतहाई कम प्राइस रख के क्या किया कि कोई और कंपेटिटर मार्केट के अंदर आ ही ना सके, तो इससे क्या होगा? कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग रखना, ये कोई ऐसी प्राइस फिक्स करना जो कंपेटिटर जो होते हैं उनको मार्केट से बाहर निकाल दे, या जो न्यू इंट्रेंट्स हैं उनको आना बंद कर दे, या उनके लिए कोई मार्जिन न छोड़े प्रॉफिट का, तो ये भी एक गलत काम है। इस तरह बाइकॉटिंग, कि आप किसी अपने कस्टमर से कहें फलाने का बाइकआउट कर दो, या किसी सप्लायर का बाइकआउट करा दें, या किसी दूसरे के खिलाफ हड़ताल कर दें, एहतजाज करा दें, ये भी एक गलत चीज है। इस तरह रिफ्यूजिंग टू डील, कि आप किसी और के साथ डील भी ना करें, मतलब आपके मार्केट के अंदर मौजूद सप्लायर बैठे हैं, कस्टमर हैं, दुकानदार हैं, आप कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ डील ही ना करें, डील करना छोड़ दें। क्यों भाई? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे। तो ये भी एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आता है और ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो लिहाजा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मुझे इस अटेम्प्ट में लग रहा है कि ये टॉपिक क्वेश्चन में आने वाला है, बाकी अब आपकी मर्जी है। तो इसे रट्टा मारना है भाई, समझा मैंने आपको दिया है कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो भाई कंपटीशन एक्ट क्या कहता है? तो कोई भी शख्स अपनी पोजीशन को डोमिनेट करते हुए कंपटीशन को खराब करने की कोशिश ना करे। तो किन तरीकों से खराब कर सकता है? तो ये उसके 8-10 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। क्लियर है पुत्र? यस सर। चले ये एग्जाम्पल 1 पढ़े।
हाँ जी, सही सर। क्लियर है। जी अगर सर। इस टॉपिक में से केस स्टडी आता है तो वो इस तरीके का आएगा, तो आपको सिचुएशन बताएगा और फिर आपसे पूछेगा जी आपके ख्याल में क्या ये एग्रीमेंट जो कर रहा है, क्या ये जो प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है ये इलीगल है नहीं है, अगर है तो कैसे है, किसको नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, या वो इस एग्रीमेंट से या इस सर्कमस्टांसेस से क्या फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक केस स्टडी क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। उसके बाद बेटा दूसरी रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, कि मार्केट के अंदर मौजूद कोई भी सप्लायर को इस तरह की एग्रीमेंट ना करे जिससे मार्केट के अंदर कंपटीशन को नुकसान पहुंचे। मिसाल के तौर पे 3-4 लोग मिलकर आपस में मार्केट के अंदर सप्लायर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हमने ये चीज इस प्राइस के नीचे नहीं बेची, तो उन्होंने एक किस्म की मोनोपोली क्रिएट कर ली आपस में मिलकर, तो ये एक गलत एग्रीमेंट है। इसी तरह प्राइस फिक्स कर लेते हैं, इस तरह सप्लाई फिक्स करने का एग्रीमेंट होता है, इसी तरह मार्केट का शेयर फिक्स करने का एग्रीमेंट होता है, तो ये सब कुछ गलत है। तो प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, ऐसे एग्रीमेंट भी नहीं करने आपने जिससे मार्केट कंपटीशन को नुकसान पहुंचे। वो कहते हैं नो अंडरटेकिंग और एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और in case of an association of undertaking shall make a decision in respect of the production, supply, distribution, acquisition or control of goods। कि भाई कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पर्सन इस तरह का कोई डिसीजन ना ले जिससे डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, एक्विजिशन या कंट्रोल ऑफ द गुड जो है उसको इफेक्ट हो, उसको आप किसी तरीके से कंट्रोल में लाकर उसको अफेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें अपने पर्सनल गेन के लिए। अपने पर्सनल गेन के लिए जब आपने इस तरह के कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो गलत चीज होती है। एनी एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू इन द कंट्रोवर्शन ऑफ द अबव प्रोविजन शैल बी डिवाइड सच एग्रीमेंट इंक्लूड्स। तो इनकी एग्रीमेंट की एग्जांपल क्या है? फिक्सिंग द परचेज और सेलिंग प्राइस, कि ऐसा एग्रीमेंट करना जिसमें आप परचेज या सेलिंग प्राइस को फिक्स कर रहे हो तो भाई इससे नीचे कोई सेल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आप किसी भी मार्केट में चले जाए, आप ऑफिस सेंटर में चले जाए, आप देखो वहां पे उनकी कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एग्रीमेंट होते हैं। आप एक चीज एक दुकान वाले से पूछोगे, दूसरे 5 से भी पूछोगे ना, एक ही प्राइस होगी। भाई तुम सारे एक ही सप्लायर से ले रहे हो, जब एक सप्लायर नहीं है तुम्हारा, एक मैन्युफैक्चरर नहीं है तुम्हारा, फिर एक चीज की एक प्राइस कैसे हो सकती है? हर बंदे की अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, हर बंदे का अपना इशू होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उनके अपने हिडन एग्रीमेंट होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं एनी अदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन विद रिगार्ड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड वगैरह वगैरह, डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट फॉर द गुड्स और सर्विसेज। कि भाई आप एक मार्केट के अंदर उसे कहते हो 10% हिस्सा तुम्हारा है, 20% हिस्सा तुम्हारा है, 50% हिस्सा तुम्हारा है, तो उसका कस्टमर तुम नहीं डील करोगे, उसका कस्टमर तुम नहीं डील करोगे, तुम्हारा कस्टमर ये डील नहीं करेगा। ये एक गलत प्रैक्टिस। आप मार्केट को डिवाइड नहीं कर सकते। आप किसी भी मार्केट को आप किसी से ये नहीं कह सकते भाई लाहौर सारी, जिस तरह वो क्या कहते हैं इंडियन फिल्मों में होता है जी, मुंबई मेरा है, दिल्ली तुम्हारा है। अरे ये बकवास है, ये नहीं करना तुम लोगों ने। कि कराची की मार्केट तुम्हारी है या इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट तुम्हारी है, अल्फाबा ही बन जाना। तो हर किसी को बत्ते के लिए मार्केट मांगते फिर कि यार यहाँ से तूने बत्ता लेना है, यहाँ से तूने लेना है। तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं है। हर बंदा फ्री है, हर सप्लायर फ्री है किसी भी मार्केट में कहीं पे किसी भी किस्म का किसी भी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बिजनेस करने के लिए। इस तरह फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन, क्या आप अपनी जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट करो कि भाई तुमने 1000 यूनिट से ज्यादा मार्केट में डालना ही नहीं। क्यों? जितनी ज्यादा सप्लाई होगी प्राइस कम होती जाएगी उसकी। तो लिहाजा क्या करें कि भाई इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि कम से कम सप्लाई हो, ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो और एक हायर प्राइस हम चार्ज कर सकें। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और द मैनर और मीन प्रोवाइडिंग एनी सर्विस वगैरह, किसी किस्म की जो टेक्निकल डेवलपमेंट अगर कोई इस तरह की हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊं तो मुझे एक बात बताएं कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्या अमेरिका में भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई बमुश्किल 10% क्लाइंट भी नहीं होंगे, कंपनीज भी नहीं होंगी, टॉप कंपनीज के अलावा अगर हम बात करें जो कोई ईआरपी सिस्टम जो है वो चला रही। तो क्या मतलब ईआरपी सिस्टम गलत है, एफिशिएंट नहीं है, तो फिर वो कंपनी क्यों नहीं चला रही? अगर एफिशिएंट है तो भाई इसका मतलब ये है कि उन कंपनीज को आप बता नहीं दे। जारी बात है कंपनी खुद तो नहीं चला सकते उसे डेवलप करके, उसको मेंटेन करके, उसको ट्रेन करना होता है। तो वो कौन करता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। पर हम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम जो उस हिसाब से वेल वर्स्ड नहीं है। हम कहते हैं हमें थ्रेट है कि भाई हमारी नौकरियां खा जाएगी। ये क्यों गलत बात है ना बेसिकली। तो लिहाजा इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा, बहरहाल बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, लेकिन करीब ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। ईआरपी हमारी बाढ़ लगाने जा रही है। अच्छा,
तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें बड़ा सुथरा साफ सुथरा करने जा रही है करीब प्रैक्टिकल बड़ा जो है, लेकिन इंडस्ट्री में यही हो रहा होता है कि भाई किसी को नई प्लांट या कोई डिजायरफुल प्लांट खरीदने की इजाजत नहीं दी जाए, कि जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि गैस मौजूद है, बलूचिस्तान में ऑयल मौजूद है, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए कोई मशीनरी वगैरह नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके कमीशन मर जाएंगे। ये तो क्या करते हैं, बाहर की कंपनी आती है, इनको कमीशन देती है, वो एक्सट्रैक्ट करती है, वो बाहर ले जाती है। हम मशीन नहीं मंगवा सकते, हम खुद नहीं बिल्ड कर सकते। हमारी जो पिंक सॉल्ट है वो यहाँ से निकल के कहाँ पे जाता है, हम उसको खुद नहीं डेवलप कर सकते, खुद नहीं उसको हम वो कर सकते, रिफाइन कर सकते। करना क्यों? ऑर्डर हम ये ना, हम तो ये हमारा कमीशन रुक जाएगा। लोकल प्रोडक्शन जो होगी तो फिर जारी बात है, हमें सारी चीजें उसकी पता होंगी, उनके ऑडिट खुल के आ जाएंगे हमारे सामने कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये भी एक किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं और इनको भी बचना चाहिए। Collective tendering or bidding for sale, bidding for sale, purchase or procurement of any good or services. Collusive tendering से मुराद होता है बच्चे इस तरह आप कहते हैं ना, आप आपके इलाके में शादी वगैरह होती है, जी सर। वहाँ पे फंक्शन वगैरह होता है, वो सिंगर आए होते हैं, जी सर। ऐसे लोग आप सब ना, हाँ सब आदमी होते हैं, हाँ होते हैं, उनके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, आधी बात है। जी सर। तो पैसे फेंकना स्टार्ट करता है बंदा उनके ऊपर, कभी आपने गौर किया कि वो बंदा कौन होता है? सर वो दूल्हे का या तो भाई होगा, ये क्लोज रिलेटिव ये में से वो होगा। बंदा होता है जो उनको लेके आया होता है, या जो उनको जी जी अरेंज करके लाता है। और जी जी, मजे की वही बात सर। एक और मैं आपको बताऊं, जो वो पैसे फेंक रहा होता है उसको वही म्यूजिक वाले ही दे रहे होते हैं कि हमारे ऊपर फेंको। तो बेसिकली क्या होता है कि 2 3 4 बंदे उनके अपने ऑडियंस में बैठे होते हैं और उनको उन्होंने खुद पैसे दिए होते हैं कि तुमने हमारे ऊपर फेंकने हैं पैसे। इससे क्या होता है कि जो साथ वाली आवाम है फिर वो भी खड़ी होकर और उनके ऊपर उड़ाने शुरू कर देती है पैसे। क्या पैसे देने हैं उनको तमीज से पकड़ा दो, उनको उनकी उजरत के तौर पे दे दो। ये सर तमाश बीनों वाला हमारा एक तरीकाकार है। अच्छा, मिरासी हम उनको कह रहे होते हैं जो वो गा रहे होते हैं, हरकतें हमारी मिरासियों वाली होती है। अच्छा, तो बेसिकली इसको कहते हैं क्वालिटी बिडिंग, कि भाई अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो कि जब टेंडर या बिडिंग हो रही होती है, बोलियां लग रही होती है, अपने बंदे बीच में डाल दो, तो वो बढ़ा रहे होते हैं, कंपटीशन खड़ा करते हैं, जिससे प्राइस बढ़ती जाती है। ऐसी बात है। जी सर। बिल्कुल। तो लिहाजा इस तरह के एग्रीमेंट वगैरह भी नहीं हो सकते। उसके बाद अप्लाइंग दिस सिमिलर कंडीशन टू इक्वल एंड ट्रांजैक्शन विद अदर ट्रेडिंग पार्टी, कि आप एक ही तरह की ट्रांजैक्शन 2 3 पार्टी के साथ कर रहे हो, हर किसी के साथ डिफरेंट कंडीशन लगा रहे हो। एक के साथ ट्रेड कर रहे हो बिल्कुल फ्री मार्केट प्राइस पे, एक के साथ कर रहे हो उसे कहते हो तुमने इस प्राइस से नीचे नहीं बैठना, दूसरे के साथ सेल कर रहे हो कि तुमने इन लोगों को नहीं बेचना। ये गलत है। तो भाई किसी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी ट्रांजैक्शन में इंटर हो रहे हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी साथ हो, जो एक नॉर्मल मार्केट क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन है, टर्म एंड कंडीशन, उसी के ऊपर चलो, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं शो करा सकते ना। मेक कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, ये हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन में, यहाँ पे भी वही है कि भाई आप किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट, अब एक शख्स है उसकी मजबूरी है कि उसने आपसे चीज खरीदनी है, क्यों सप्लायर आप, लेकिन आप उसको कहते हो कि मैं तुम्हें तब सेल करूंगा जब तुम ये वाली एक्स्ट्रा कंडीशन भी साथ में एक्सेप्ट करो। वो कुछ भी हो सकती है कि तुम यहाँ नहीं सेल करोगे, इस इलाके में नहीं करोगे, इतने अरसे तक नहीं रखोगे, अगर ये सेल ना हो तो मुझे वापस करोगे, किसी और को आगे नहीं दोगे। तो इस तरह की चीजें होती है ना। तो बेसिकली ये भी वायलेशन ऑफ द क्या कहते हैं कंपटीशन एक्ट मौजूद है। तो ये वो एग्रीमेंट है बेटा जिनको लॉ ने, कंपटीशन एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया है कि इन एग्रीमेंट्स में आप इंटर नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, जी ये सर। एग्जाम्पल पढ़े नीचे जरा।
जी सर, समझ आ गई। शाबाश, क्लियर है बिलाल आपको भी? यस सर। ये गुड। सर लिखा हुआ है ग्रांटेड बाय सीसीपीए, क्या है सर? बेटा ये इदारा है बेसिकली जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन की, कंज्यूमर प्रोडक्शन और उनकी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करता है। ये एक इदारा है जो रेगुलेट करता है बेसिकली कंपटीशन को हमारी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस ये इदारा आपको किसी को एग्जाम्पशन दे सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट, आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि भाई मैं ये जो प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ इस ज्योग्राफिकल एरिया में, और अगर आपके पास कोई रीजनेबल बेसिस है तो वो आपको एग्जाम्पशन ग्रांट कर सकता है कि आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हो। तो बेसिकली लॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी चीज मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो जो कि आपकी किसी, हो सकता है दुश्मन मुल्क की आग नहीं जानी चाहिए, मिसाल के तौर पे आप गोलियां मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अब आप गवर्नमेंट से इजाजत लेते हो तो गवर्नमेंट आपका ये एग्रीमेंट करती है कि तो पाकिस्तान के अलावा बात सेल नहीं करोगे, तो ये कर सकती है गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन। नहीं तो आप भाई वो गोलियां बना बना के इंडिया को बेची जाओ। समझ गए बात? यस सर। ओके। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ये तीसरा फॉरबिडन एक्ट है जो कंपटीशन एक्ट जो है मना करता है। वो कहता है कि देखो, धोखाधड़ी वाली किसी किस्म की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना। कोई भी सप्लायर जो है वो मार्केट के अंदर किसी किस्म की, कोई भी पर्सन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो मार्केट के अंदर इस तरह की एक्टिव चीज में इन्वॉल्व नहीं होगी जो लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हो। मिसाल के तौर पर गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाना किसी दूसरे शख्स के बिजनेस के बारे में, किसी शख्स के दूसरे के जो वहां पे सप्लायर है उसके बिजनेस कारोबार के बारे में, ताकि उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, ये एक गलत मार्केट प्रैक्टिस है। इस तरह कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट या किसी चीज के बारे में गलत इन्फॉर्म करना, मिसाल के तौर पे एक चीज आपके पास नहीं है तो कंज्यूमर कहता है जी मैं सामने वाले से ले लूँ, कहता है नहीं यार इसकी 2 नंबर होती है, इसकी जो मशीन है वो सिल्वर की वायरिंग होती है, ये बताते नहीं है, ये वारंटी लेके भाग जाते हैं। भाई तुम मामले लगते हो कहने वाले, वो जाके खुद कर लो उसके साथ भी। तो आप गलत किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में भी गाइड ना करें, कस्टमर को कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस आप ना फैलाएं, ये भी एक डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में आता है। उसके बाद फॉल्स और मिसलीडिंग कंपेयर्स ऑफ गुड इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब आप एडवर्टाइज कर रहे होते तो आप कहते हो ना, अच्छा एरियल में कि हमने सस्ता पाउडर लिया, उसके बाद हमने एक महंगा पाउडर लिया। अच्छा अब मैं एक बार देख रहा एरियल की एडवर्टाइजमेंट, अब अजीब बकवास ही कहते हैं हमने जो नंबर 1 पाउडर लिया, साथ में हमने एरियल लिया। खुदा के मतलब तुमने उस पाउडर को खुद नंबर 1 तो कह दिया, इसके अलावा तुम क्या करोगे? फिर उनको कपड़े को धोते हैं, ये वो मतलब छोड़ दो यार। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, आप नहीं कर सकते। कंपैरिजन गुड्स का नहीं कर सकते, किसी किस्म का मिसलीडिंग कंपैरिजन नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जी भाई हमारा जो साबुन है वो 100 कीड़े मार देता है, उनका सिर्फ 99% मारता है। वो एक लतीफा था, एक शख्स रात को उठ के बैठा होता है और हॉस्टल में लड़के रह रहे होते हैं, तो भाई एक शख्स को कोई बहुत ही आला किस्म की मजबूरी होती है, तो वो सबको होती है, आपको भी है। वो आधी रात को जनाब जी तहज्जुद पढ़ के दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह वे सारे सुते ने ते मैं उठ के तेरी इबादत कर रहा हूँ, हुण ते मैनू दे दे। तो साथ वाला जूता उठा के मारता है, कहता है कंजरा तू अपनी इबादत कर, सारिया चुगलियां ते ना लाना। तो यही चीज है भाई कि आप अपनी मार्केट की प्रैक्टिस करो, आप दूसरों की चुगलियां ना लगाओ। ये एक कीड़ा इतना बच जाता है, और ये हमारे जो है साबुन 100 कीड़े मार देता है, कोई कीड़ा नहीं बचता पीछे, 99% जर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं और हमारे से 100% होते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। अच्छा, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, क्या किसी का ट्रेडमार्क है, किसी का नाम है, किसी का लोगो है, आप उसको गलत यूज करते हो, फ्रॉडलेंटली यूज करते हो। मिसाल के तौर पे KFC चल रहा है, आप BFC रख लेते हो, उसके अंदर जो बाबा है उसको कैप पहना के भाई जी हम वो तो यूज नहीं कर रहे, नहीं ये गलत है, आप डिसेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इस तरह नहीं कर सकते, आप सिमिलर नेम से चीज यूज नहीं कर सकते। मैकडोनल्ड वाला है तो उसमें आप उसी का लोगो यूज करके कोई और अपना नाम रख लो, तो लोगो भी यूज नहीं कर सकते, किसी का नाम भी यूज नहीं कर सकते, किसी की गुडविल भी यूज नहीं कर सकते। ये भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में आता है। क्लियर है पुत्र? सारे क्लियर हैं? जी सर। यस सर। हाँ जी। एग्जाम्पल 3 पढ़े, शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें।
समझ गए सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है सारा? जी सर। तो ये हमारा कंपटीशन एक्ट खत्म हुआ। इसमें से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मस्त आएगा इस टॉपिक में से, और ज्यादा मैं कहूँ ना तो मुझे 80% तक लग रहा है कि यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन जो है ना, अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन वाला, ये इस टेम्प्ट में आने वाला है, तो आप इसे रटा मार लीजिए। कल हम इस वाला आर्बिट्रेशन एक्ट जो है इसको शुरू करेंगे। कल खत्म नहीं होगा, लेकिन कल हम इसका काफी हद तक इसका कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद परसों हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे। संडे को फिर हम इन तीनों चैप्टर्स का एक टेस्ट रख लेंगे। ठीक हो गया सर? सर 8 से 9 हो सकती है क्लास सुबह? 8 से 9 मैं रूम में होता हूँ, फिर ठीक है मैं रूम में ले लूंगा, कोई इशू नहीं। सर 8 से 9 हो जाए ना, असल में 9 बजे कहीं बुलाया है मुझे। किसने बुलाया? सर वो बाद में बताऊंगा ना। ना ये अभी इसी टाइम? नहीं सर, वो प्राइवेट है ना सर। और बस कितना प्राइवेट है? सर बहुत बहुत ज्यादा प्राइवेट है। फूफो ने तो नहीं बुलाया? नहीं सर, फूफो नहीं बुलाती होती मुझे। अच्छा, फिर क्या प्राइवेट है? खाला? सर वो बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा। अच्छा चले जी, आपकी मर्जी। तो फिर कल हम इंशाल्लाह 8 बजे इसकी लॉ की क्लास रखेंगे। बिलाल आप बेटा 9 बजे अवेलेबल होंगे टैक्सी क्लास के लिए कल? जी सर। हाँ, तो टैक्सी क्लास हम कल 9 बजे रखेंगे। इसकी लॉ की इंशाल्लाह सुबह 8 बजे होगी, क्योंकि कल मैंने फिर वापस निकलना है, तो जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो परसों की क्लास में हम अपने टाइम पे इंशाल्लाह अपने टाइम पे ही रखेंगे। इसका बेटा हम जुम्मे को खत्म करेंगे, और संडे को तीनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा। सजाद आपका अभी तक पार्टनरशिप का टेस्ट नहीं आया पुत्र? जी ऐसे सर, ना वो तैयारी कर रहा हूँ ना, उसकी पूरा एक्ट नहीं कर सका अभी, लेकिन कर रहा हूँ। करो 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 करो, टेस्ट तो सर मैं देना लाजमी है, दूंगा। टेस्ट तो नहीं देना नहीं है सर, आपको। लाजमी। अभी देखना ना बच्चे, अभी ये होना है कि हमारा इंशाल्लाह 12 से जो फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने फिर उसकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ उनके, ठीक है ना? जी तो सर। वो आपकी रिवीजन के साथ स्टार्ट हो जानी है वहां से, और फिर प्रॉपर जो शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट होगा, क्योंकि उनका तो होगा ना, वो शेड्यूल बनेगा और शेड्यूल के ऊपर टेस्ट हुआ करेंगे, तो वो फिर प्रॉपर शेड्यूल के ऊपर टेस्ट होंगे। तब मैं प्रेजेंटेशन वगैरह को चेक नहीं कर पाऊंगा, तब हम क्वेश्चन, लॉजिक, कनेक्शन, पास पेपर को कवर करेंगे। अभी टाइम है इसमें जिसमें हमने प्रेजेंटेशन वगैरह को देखना है, अपनी ड्राफ्टिंग को देखना है, ये वो टाइम है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा टेस्ट के ऊपर आपको वो नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो बेसिकली प्रैक्टिस है। अभी ये मैटर करता है कि आप लॉ के इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए, आपके लॉ का एक माहौल आ जाए, आपको लॉ की वर्डिंग समझ आना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारा ये 12 से इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा, तो फिर शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट होंगे, और वो सारे पास पेपर होंगे बीच में, तो वो तो लेना ही टीए ने है, और वो टेस्ट भी वही देगा आपको, वो चेक भी होने और वो सारा कुछ होना है। तब हमारे पास प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है। क्यों? प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग जो है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो सजेस्टेड सोल्यूशन उसके पास होते हैं, चेक तो वो कर सकता है क्वेश्चन, वो आपको ये चीज नहीं सिखा सकता। यार आपने मेरा 100% यूज करना है, ठीक है पुत्र? और ये आपने करना। जी सर। ओके बेटा, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल 8 बजे। कल आप सबको अपनी जमात में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।